गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर 3 जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल करने से पहले हम एक चीज़ को समझेंगे कि हमें पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट है ही क्यों हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए, आप इसको जो बायोलॉजी वाले हैं वो इसको इजीली समझ पाएंगे कि क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कि हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास जो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पीरियोडिक एलिमेंट्स की बात करें, एटम्स की बात करें, या हमारे पास जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो टोटल नंबर अगर आप देखें आज के टाइम पे तो वो लगभग 118 के आसपास अप्रोक्स हैं। कुछ उसमें घटते बढ़ते रहते हैं। तो उन सब की प्रॉपर्टीज को एकदम याद रख पाना, वो भी एक सीक्वेंस में एक डिफिकल्ट टास्क था। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे तो वो इस रिजल्ट पर पहुंचे कि हमें कुछ एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना होगा जिसके अकॉर्डिंगली हम जो है इन प्रॉपर्टीज को याद रख पाए, मेमोराइज कर पाए और समझ सके कि ये आपस में इंटरलिंक्ड कैसे हैं। तो आइए हम चैप्टर 3 शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल का। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे पास जो लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। क्या लिखा है आइए पढ़िए साथ में। देयर आर many elements and it is difficult to study the chemistry of each element individually, so we classify elements for their systematic study। तो इसके लिए हम पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज समझिए, आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलना होगा। यहाँ पे आपको उस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझना होगा जो इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली हुई। तो आप देखेंगे कि कैसे स्टार्टिंग में किसी ने बोला कि हाँ सर इस तरह से क्लासिफाई किया जाए, तो हमने क्लासिफाई करा, तो हमें पता चला कि सर इसके ड्रॉबैक्स आने लगे, तो हमने उसको आगे मॉडिफाई किया, देन मॉडिफाई किया, देन मॉडिफाई किया, और लास्ट में हम एक लास्ट पीरियोडिक टेबल पे पहुंचे जो मोज़ले का था, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप लोग पढ़ते आए हैं। तो आइए तो हम पूरी हिस्ट्री के साथ चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं। तो ओरिजिन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कि ओरिजिन क्या था, इसका स्टार्ट कहां से हुआ। तो सबसे पहले आता है डोवर्नियर ट्रायड्स। ये देखिए कब दिए गए, 1829 में। 1829 डोवर्नियर साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक ट्रायड्स दिए, ट्रायड्स का रूल दिया। वो ट्रायड्स का रूल क्या था देखते हैं। He gave concept of triads for classification of elements. What is triads? Triad is the group of 3 elements. Group of 3 elements. According to him, atomic weight of the middle element is arithmetic mean of first and third element. अब ये क्या सर, जैसे इधर देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर आप इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली जानने की कोशिश करें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ही में आते हैं, अगर आपने देखा हो तो, है ना, एक ही ग्रुप में है। हेलिना की रब से फरियाद, तो उस टाइम नहीं था ये, हेलिना की रब से फरियाद उस टाइम पे नहीं थे, ये बाद में है। तो ये पहले की हिस्ट्री है। अगर आप इसे देखिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ली ना की। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट का एटॉमिक वेट और इसका एटॉमिक वेट दैट इज 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। इसका अर्थमेटिक अगर मीन निकालेंगे, 39 प्लस 7 कितने हो गए आपके पास, 46 अपॉन 13 कह रहे हैं भाई साहब, कितना आया, तो ये मिल रहा था। तो ये ट्रायड्स जो आप देख रहे हो, ली ना की, इसमें आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जैसे इसका और इसका अगर आप एवरेज ले रहे हैं तो बीच वाले का एटॉमिक वेट निकल के आ रहा है। ये उसकी ऑब्जर्वेशंस थी, है ना। देखो कुछ ना कुछ लिंक करना था यार, कैसे ना कैसे करके उन्होंने जुगाड़ बनाने शुरू किए कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। जैसे आप देखिए, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, तो इनके मैच हो गए। ये सिर्फ 3 के लिए ही मैच हुए हैं, ये डोवर्नियर ट्रायड्स, सभी के लिए नहीं है ऐसा रूल। ये तो मतलब बाय चांस की बात है कि हो गया। तो अगर देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के लिए नहीं हुआ। किसके लिए हुआ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके लिए बाय चांस ये हो गया, बाय चांस हो गया।
तो डोवर्नियर ने एक रूल्स में डाल दिया कि जी ये तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, डोवर्नियर ट्रायड्स। तो वाई रिजेक्टेड, कि रिजेक्ट क्यों किया गया? तो सबसे पहले देखिए, लॉ ऑफ ट्रायड्स वर्क ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स, कि कुछ एलिमेंट्स के लिए हैं जो आप देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है कि इनमें से, ऑप्शन होगा एमसीक्यू होगा, तो वो पूछेंगे कि इनमें से कौन सा डोवर्नियर ट्रायड्स के अकॉर्डिंगली ठीक है। तो आपको ये देखना है जो एक ही सीरीज का हो, एक ही ग्रुप का हो, दैट इज लीना की, है ना। तो ऐसे पीरियड में दे देंगे और ग्रुप, अभी आप देखते हैं तो आपको पीरियड और ग्रुप के बारे में आइडेंटिफिकेशन होगा। तो वाई रिजेक्टेड, क्योंकि कुछ एलिमेंट के लिए था, इट वाज डिसमाइज्ड एज कोइंसिडेंस। ये तो कोइंसिडेंस हो गया सर, चलेगी गेम, नहीं तो हर बार ऐसा ठीक नहीं है। आगे देखिए, अब आया इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हमें क्या कहता है। देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को समझने के लिए सबसे पहले आप अगर म्यूजिक समझते हैं तो उसे समझिए। आप जानते हैं कि म्यूजिक में टोटल सुर, अगर आप क्लासिकल म्यूजिक की बात करें तो टोटल सुर कितने हैं उसमें? 7। कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। 7 हुए, फिर दोबारा से सा शुरू हो जाता है, सारे गामा पा धा नी, फिर सारे गामा पा धा नी, तो दोबारा से सा आ जाएगा, मतलब रिपीटिशन पे आता है। हर 7 सुरों के बाद फिर रिपीट हो जाते हैं, हर 7 सुरों के बाद फिर रिपीट हो जाते हैं। तो आइए, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अब देखो क्या कह रहा है, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। जो इससे पहले वाला आपने पढ़ा जो डोवर्नियर का था, उसमें भी किसके अकॉर्डिंगली अरेंज किए गए थे? एटॉमिक वेट, वेट के अकॉर्डिंगली अरेंज हो रहे थे। आप लोग जानते हैं जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहने वाला है वो आपको पता होना चाहिए कि बेसिस क्या है। जैसे आप फंजाई में पढ़ते हैं कि इसका बेसिस ये, एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं क्लासिफिकेशन में, तो पिछले वाले में अगर आपने देखा डोवर्नियर, डोवर्नियर में कौन था क्लासिफिकेशन का बेसिस, क्या था? एटॉमिक वेट। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में कौन है? एटॉमिक वेट। तो हर जगह एटॉमिक वेट ही है। He noted that properties of every 8th element. He noted that properties of every were similar to the first element. जैसे सारे गामा पादा नी, फिर जो दोबारा सा आता है वो किससे सिमिलर हो गया? फर्स्ट वाले से। This is known as the law of octave. This is just like every 8th note. क्योंकि इंग्लिश में है तो वहां पे नोट्स होते हैं, हम सुर बोलते हैं वो नोट बोलते हैं। Every 8th नोट मतलब 8वां जो सुर है, रिजेंबल्स द फर्स्ट नोट इन म्यूजिकल स्केल। वाई रिजेक्टेड? द लॉ ऑफ ऑक्टेव इज ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम, अप टू कैल्शियम। आइए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है इसमें, हाइड्रोजन अभी नोटोरियस एलिमेंट है, अभी पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन के बाद क्या आता है? सोडियम। तो यहां तक आपको सर फ्लोरीन के बाद तो आना चाहिए था 10th नंबर पे, क्या? नियोन। क्योंकि नियोन आप लोग जानते हैं कि कैसे एलिमेंट्स हैं, वो नोबल गैसेस है जो कि किसी से भी रिएक्ट नहीं करती। अगर नोबल गैस किसी से भी रिएक्ट नहीं करती तो उसने उन्हें डिस्कवर अभी तक नहीं किया गया था। क्योंकि आप किसी भी चीज को डिस्कवर तब करोगे ना जब वो किसी चीज से रिएक्ट हो, कुछ करे। अब वो रिएक्ट ही नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे उसका? तो इसीलिए हम यहां पे फ्लोरीन के बाद किसे लेके आ जाते हैं? सोडियम को। और आप देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के बाद क्या आ गया? सोडियम। ऐसे चलते चलते फिर कौन आ गया यहाँ पे? पोटेशियम। और अगर आप देखें तो ये वही बन गया हेलिना की। बेटा मांगे कार, बैंगन आलू, कार्बन सिस्टर, नीरज फुद्दू, ओसाले, फ्लोरीन क्लोरीन। तो ये लाइन में लगने लगे थे। जो आज आप आज देख रहे हैं वो कुछ पहले लगने लगे थे, लाइंस में आने लगे थे, कोइंसिडेंस होने लगे थे। समझ रहे हैं
कि आने लगे लाइन में। तो इस देखो, पहले किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो जब हम बाद में इन सबको अपनी गलतियों को सुधारते गए और एक लास्ट रिजल्ट तक पहुंच गए। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव यूज में नहीं है, बस हिस्ट्री है जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आइए, कौन आया? लोथर मेयर, 1869। मतलब आप पिछले से पिछले जन्म में हो गए, 1869 में, जब ये सारी चीजें हो रही थी। पढ़िए, इसने क्या किया लोथर मेयर ने? प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट। ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके ऊपर। लोथर मेयर ने ग्राफ डिजाइन किए। अब एटॉमिक मास, दैट इज एटॉमिक वेट, वर्सेस कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी, सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑब्जर्व्ड एज अ रिपीटेड पैटर्न। तो सबसे पहले लोथर मेयर, देखो सबसे पहले किसको पढ़ा आपने? डोबर ने। सबसे पहले किसे पढ़ा गया? तो उसने ट्रायड्स दिए थे। सबसे पहले डोबर ने। सेकंड पे आपने किसको पढ़ा? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। थर्ड पे आप किसे पढ़ रहे हैं? लोथर मेयर। लोथर मेयर ने क्या करा? ग्राफ डिजाइन किए। किस किस के बीच में किए? एक एक्सिस पे रखा एटॉमिक मास और एक एक्सिस पे रखे वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एक टाइम पे तो एक ही रखा होगा, तो तीन अलग अलग रखे। क्या क्या? वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कौन कौन से? वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इनके ग्राफ किसके अगेंस्ट रेडी किए गए? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो जब ये बनाया गया तो इसमें भी कुछ देखने को मिला। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक वॉल्यूम, और ये लिखा हुआ है आपका एटॉमिक वेट। अगर आप यहां देखें, ली ना की रब से आने लगे, तो हम देख रहे हैं कि इनके वॉल्यूम्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं। वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब है कि इनका साइज बड़ा है, इन सबसे साइज बड़ा है इन सबका। तो ऑब्जर्वेशंस, तो एल्केलाइन मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, तो हम इस पे करते हैं कि व्हाट इज एल्केलाइन मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, कि ये क्या क्या शो कर रहा है। तो सबसे पहले कि वाई रिजेक्टेड, देयर इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। इतने सारे ग्राफ को कौन स्टडी करेगा और याद रखेगा, है ना? तो आगे, मेंडलीव्स सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन वाज मच मोर इलेबोरेटेड। अब मेंडलीव, देखिए हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ओर तो जाते हैं, लेकिन हम एक साइंटिस्ट को भूल जाते हैं जिनका नाम था मेंडलीव। अब सर ये मेंडलीव कौन थे? एक मेंडलीव रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया पीरियोडिक टेबल पे। केमिस्ट थे, तो इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, क्योंकि आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उनकी शुरुआत मेंडलीव ने की थी। उसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों को सुधारा गया वाया हेनरी मोजले, उसको ठीक किया। लेकिन मोजले को जो ये आइडिया मिला कि काम कहां से करना, देखिए मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आइडिया कहां से आया। देखिए जैसे ये सभी काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर हमने अभी लोथर मेयर को पढ़ा तो इसने कई सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दिए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, इसने एटॉमिक मास के साथ वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम के साथ ग्राफ बनाने लगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन मेंडलीव ने इस चीज को समझा। और पहले के टाइम पे, आज के टाइम पे क्या, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी दूसरे की तरफ इंफॉर्मेशन को पास करना बहुत इजी है। लेकिन आप देख रहे हैं 1869, जब तक तो ये फोन वगैरह कुछ भी नहीं था, इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था, उस टाइम पर लोथर मेयर अलग काम कर रहे हैं और मेंडलीव अलग काम कर रहे हैं। कंट्रीज ही अलग अलग है और ये तो आपस में मिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उस टाइम तो वर्ल्ड वार वाली कंडीशंस भी चल रही थी। तो मेंडलीव तो अपना रशियन साइंटिस्ट थे, लेकिन मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन भुलाया नहीं जा सकता। मेंडलीव मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां से आपका पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने किसको पढ़ा? डोबर्नियर को। सेकंड नंबर पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड द थर्ड वन इज लोथर मेयर। यहां तक ये सिर्फ कोइंसिडेंस चल रहे थे, लेकिन अब कौन आएंगे? मेंडलीव। अब मेंडलीव थोड़ा डिटेल करेंगे। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पेश आपके आगे, मेंडलीव्स
periodic table. क्या किया सर ने? According to him, the properties of elements are a periodic function of their atomic weights. Periodic function of their atomic weights. मतलब सर इन्होंने भी periodic function. What is the meaning of periodic function? Periodic function का मतलब क्या रहेगा? Periodic समझते हैं? What is the meaning of periodic function? रिपीट होने लगते हैं. जैसे आप देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में जो 8वां सूर है वो किससे रिजेंबल करता है? फर्स्ट से. रिपीट होने लगेगा ना, पीरियोडिक. जैसे सर्कल में आप देखेंगे तो ये यहां पे आने के बाद फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, ये पीरियोडिक मोशन है. तो कह रहे रिपीटिशन स्टार्ट होती है और वो पीरियोडिक फंक्शन किसका है? एटॉमिक वेट का. तो यहां तक अभी तक सारे के सारी गेम कहां तक चल रही है? एटॉमिक वेट. आगे देखते हैं. अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. इन्होंने अरेंज किया. एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स. हॉरिजॉन्टल रोज समझते हैं? ये हॉरिजॉन्टल अपना वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम. तो अगर आप पीरियोडिक टेबल, आज का पीरियोडिक टेबल देखें तो वो भी तो वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज्ड है. यहां से स्टार्ट हुआ. अब देखें आगे. इन हिज पीरियोडिक टेबल 7 periods and 8 groups वर प्रेजेंट. अब देखो 7 periods. पीरियड्स क्या है और ग्रुप क्या है? अभी हम आगे चलते हैं फिर बात करते हैं इन पे, पीरियड और ग्रुप पे. तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा पीरियड्स कितने हैं? 7. पीरियड्स कितने हैं? 7. और ग्रुप्स कितने हैं? 8. अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहां पे भी 7 पीरियड ही हैं लेकिन ग्रुप्स 18 है. ऐसे करके अगर आप देख रहे हो उसको. तो अभी हम मेंडलीव के बारे में बात चल रहे हैं. तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप मेंडलीव पढ़ रहे हैं तो आपके स्कूल में कितने पीरियड्स लगते हैं? 6 या 7? 7 याद रखेंगे. स्कूल वाले पीरियड्स हैं 7 ही लगते हैं. नंबर इंपॉर्टेंट है, भूल जाओगे नहीं. He not only left spaces for unknown elements but also predicted some of their properties. यार मेंडलीव ने एक बहुत खूबसूरत काम किया. वो क्या कर रहा था कि गैप फिल कर रहा था कि इसका एटॉमिक वेट मान लो 10 है, मेरे को 10 वाला मिला. उसके बाद 11 नहीं मिला, 12 मिल गया. लेकिन मेंडलीव ने कहा कि नहीं, कि कंटिन्यूटी तो होगी, कि 10 के बाद 11 वाला भी मिलेगा. उसने क्या करा? ये नहीं करा कि 10 के बाद 12 रख दिया, 11 के लिए जगह छोड़ दी. 11th के लिए जगह 12th रखा, 13 रखा, 14 रखा. ऐसे ही क्या करा कि 16 मिला उसको, 17 नहीं मिला, 18 मिल गया. तो 18 रख दिया लेकिन 17 के लिए स्पेस छोड़ दिया. उसको पता था, उसने अपने ऊपर भरोसा दिखाया कि अगर मुझे नहीं मिल रहा तो आने वाले टाइम पर कोई तो ऐसा होगा जिसको वो मिलेगा और वो उसको प्लेस करेगा और इस पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करेगा. तो देखो दोबारा पढ़ते हैं. He not only left spaces for elements but also predicted some of their properties. Some of their properties. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब मैं कहूं कि जैसे नीतीश है. अब मुझे इसका नाम तो पता है. अब मान लो इसके आगे कोई बैठा हुआ था स्टूडेंट, अब मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मैं उसे कैसे एड्रेस करूं? अब मैंने बुलाया सर सुने, तो नहीं सुन रहा क्योंकि उसका नाम नहीं बोल पा रहा. तो कैसे सुनेगा? वो बातें कर रहा आराम से. तो मैं कहूंगा हाँ भाई वो नीतीश से आगे बैठा है वो, क्योंकि नीतीश का नाम तो मुझे पता ही है. तो मैंने क्या एड्रेस किया कि जो नीतीश से आगे है, नीतीश से आगे है उसको पकड़ लो, या नीतीश से पीछे है क्योंकि मुझे इसका नाम पता है. तो आगे का मतलब अगर हम रशियन लैंग्वेज में देखें तो वहां पर हम बात करते हैं ए का. क्या लिखते हैं? ए का, EKA. ए का मतलब उससे अगला. ए का मतलब उससे अगला, नेक्स्ट. जैसे कि सुनो, ए का एल्यूमिनियम
एका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एका एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम से अगला। तो अगर आप बात करें बैंगन, हाँ भाई बैंगन, बैंगन, आलू, गैबेज इन थैला। सुनिए, तो उस टाइम पर उसे गैलियम मिला नहीं था, तो उसके लिए उसने क्या छोड़ दिया? स्पेस। गैलियम मिला नहीं तो उसके लिए क्या छोड़ दिया गया वहां पर? स्पेस। अब मिला ही नहीं तो नाम क्या रखें? तो उसने कहा कि यहां पे जो भी होगा वो क्या होगा? एका एल्यूमिनियम, एका। और जब बाद में पता चला कि यहां पर कौन होगा? गैलियम, तो वो पूछते हैं एग्जाम में कि एका एल्यूमिनियम कौन था? गैलियम। वो तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करेंगे तो उसमें पता ही चल जाएगा कि अच्छा, एका सिलिकॉन, कार्बन सिस्टर इन जर्मनी। सिलिकॉन से अगला कौन है? जर्मेनियम। तो एका सिलिकॉन कौन बना? जर्मेनियम। क्या बोलते? कहानी समझ में आएगी क्या चल रही है? चले आगे, आगे पढ़िए क्या लिखा कि he also predicted some of their properties which were later followed to be almost correct। उसने क्या करा? इनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी कि जो अभी ये जो मुझे फाइंड आउट नहीं हुआ है ना, इसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी। यार प्रॉपर्टीज बताना आपके लिए भी बहुत इजी है। अगर मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम वाले ग्रुप की, बैंगन, आलू, गैबेज इन थैला, अगर मुझे बोरोन की प्रॉपर्टीज पता है, मुझे पता है बोरोन पे +3 का चार्ज आना है ना, तो इसका अगर मैं क्लोरीन के साथ बनाऊंगा तो BCl3 बनेगा। एल्यूमिनियम का क्या बनेगा फिर? AlCl3। गैलियम का क्या बनेगा? GaCl3। तो वो प्रॉपर्टीज, मतलब उसने वहां पर फर्स्ट टाइम जिंदगी में चार्ज बैलेंसिंग सीखी। जो हम चार्ज बैलेंसिंग से आज काम कर लेते हैं, तो ये किसने बताया था? भाई ने। दैट इज मेंडलीव भैया। इन्होंने चार्ज बैलेंसिंग सिखाई आपको और प्रेडिक्ट भी कर दिया अगले वाले का भी। अगले वाले नेक्स्ट जो है उसमें ये काम होने वाला है। करेक्ट? तो मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन नहीं भूला जा सकता। और आई थिंक आप जिन्होंने चार्ज बैलेंसिंग पढ़े हैं, पूरी 10th चार्ज बैलेंसिंग पे सीखते हुए आए हैं, उन्हें मेंडलीव को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू सर, आपकी वजह से हम मेमोराइज करने से बच गए, हमें रट्टा नहीं मारना पड़ा। आगे देखिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे Ga2O3, E2O3। एल्यूमिनियम का Al2O3 था, तो गैलियम का भी बनता ही ऐसे ही बनता, 2O3 बनता, क्योंकि चार्जेस सेम आते हैं। अब आए कौन भैया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसका था इंतजार। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया? बाय हेनरी मोजले, नहीं हेनरी मोजले एंड नील्स बोर। हेनरी मोजले एंड नील्स बोर। तो नील्स बोर यहां भी चला है भैया, तो हेनरी मोजले। अब देखो इतना सारा काम होने लगा, तो सबसे पहले किसको पढ़ा हमने? डोवर्नियर। सेकंड नंबर न्यूलैंड, थर्ड पे लोथरमेयर। अरे भूलो मत, सबसे पहले सेकंड नंबर, थर्ड पे लोथरमेयर। लोथरमेयर ने क्या करा था? ग्राफ बनाया। किस किस के अकॉर्डिंग, किस किस के अगेंस्ट? एटॉमिक मास और वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद कौन आया? मेंडलीव। कौन आया? मेंडलीव। और उसके बाद हेनरी मोजले एंड नील्स बोर, जिन्होंने क्या दिया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने क्या करा? मॉडर्न बने, पिछली गलतियों से सीखा कि गलती कहां हो रही है। तो इसलिए देखा, मोजले भैया ने एक चीज देखी, नोटिस की कि जितने भी पीरियोडिसिटी ड्यू टू एटॉमिक वेट ले रहे हैं, कि रिपीटेशन ड्यू टू किस वजह से हो रहा है? एटॉमिक, ये कहीं ना कहीं आके फंस जाते हैं। तो इसने कहा क्यों ना आउट ऑफ द बॉक्स चले, एटॉमिक वेट को गोली मारते हैं, कुछ और पकड़ते हैं। तो देखो भैया ने क्या पकड़ा, हेनरी मोजले इन 1930। तो ये मॉडर्न है, 1913 में आया लगभग, इसके बाद तो कोई नहीं आया, ये परफेक्ट बन गया था। 1913 observed regularities in the characteristics of X-ray spectra of the element। इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी की
स्पेक्ट्रोस्कोपी, कहां पढ़ा आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी? एमिशन स्पेक्ट्रम, वो चीजें कही, क्योंकि आप एमिशन स्पेक्ट्रम किसकी वजह से पढ़ते थे? नील्स बोर, इसने किया था ना सारा काम, साथ में आ गए। इसने कहा ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज, इसने किया नहीं था, किया तो स्पेक्ट्रोस्कोपी नील्स बोर ने थी, इसने क्या करा? उन्हें ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब पढ़ने बैठा उसको कि इसमें से क्या डाटा निकल सकता है। प्लॉट अंडर रूट न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज एमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। इसने भी ग्राफ डिजाइन किया। फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी अंडर रूट में थी, अंडर रूट न्यू, और साथ में अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक वेट। आउट ऑफ द बॉक्स किया, क्या लिया? एटॉमिक नंबर। तो अगेंस्ट एटॉमिक नंबर गेव एंड नोट प्लॉट फॉर अंडर रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक। यार इसके लिए नहीं कर पा रहा है। अब देखो एक बात देखो, एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट ना भाई साहब स्ट्रेट लाइन आ गई। स्ट्रेट लाइन का सीधा सीधा मतलब होता है कि इसकी स्लोप कांस्टेंट है, मतलब जैसे जैसे आप ये बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये भी इंक्रीज हो रहा है, और एक मतलब पीरियोडिसिटी में इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर और इसमें तो बात बन गई हमारी। अब सुने, क्योंकि बाकी आप ग्राफ डिजाइन कर रहे थे वो जिगजैग पैटर्न में बन रहे थे, ये स्ट्रेट लाइन आ गया, और स्ट्रेट लाइन को स्टडी करना इजी रहता है जिगजैग पैटर्न से। बट विद एटॉमिक मास नो स्ट्रेट लाइन, तब तो नहीं आई। A modern periodic table gives by Henry Moseley states that the physical and properties of the element are periodic function of their atomic numbers. Atomic. There is a great significance of an electric configuration in periodicity of the element. तो यहां पे भाई साहब ये इसलिए भी चमक गया क्योंकि इसने स्कोंडिगर के क्वांटम नंबर, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ले रहे थे, उससे सिमिलरिटी ले गया। कहा देखो प्रूव हो रहे हैं उसके साथ भी, मैं और वो एक ही पॉइंट पे आ गए, क्योंकि उसने अलग किया, इसने अलग किया, मैच कर गए। और अगर दो के रिजल्ट मैच कर रहे हैं तो मतलब दोनों सही रास्ते पे आ रहे हो। It is now recognized that the periodic law is a consequence of the periodic variation in electronic, which determines physical and chemical properties of the compounds. कहने का मतलब क्या है इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज क्वांटम नंबर। कितने टाइप के क्वांटम नंबर थे हमारे पास? कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। साइज, शेप, ओरिएंटेशन, क्या बताते हैं हमें? साइज, शेप, ओरिएंटेशन। क्वांटम नंबर्स करते रहिएगा, क्वांटम नंबर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब देखिए इसमें भी हॉरिजॉन्टल रोज है और वर्टिकल कॉलम है। कितने पीरियड? ग्रुप कितने? 18। मेंडलीव में कितने थे? 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। ठीक है, पीरियड नंबर गिवन बाय हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। आइए 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 आइए, अब देखते हैं हम पीरियोडिक टेबल डिटेल में। चले आगे, आइए। अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है ली ना कि रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इनको अगर देखेंगे तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है, अगर आप लिथियम की बात करें या किसी की भी बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम की बात करें, तो अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा? एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 3। लिखिए क्या आएगा? है जी 1s2 2s1 1s2 2s1 1s2, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से उसमें आ रहा है? s में। ऐसे सोडियम का देखोगे वो भी s में आएगा, इन सब का s में आएगा, इसीलिए इस ब्लॉक को क्या बोला गया? s ब्लॉक।
क्या बोला गया? और अगर आप यहां पे देखेंगे ये ग्रुप वन, ये ग्रुप वन, और इस ग्रुप वन को क्या बोला जाता है? एल्केलाई मेटल्स। क्या बोला जाता है? आपने एल्केलाई टर्म क्लास 10th में भी पढ़ा था, एल्केलाइन बेस, कि सर ये एल्केलाइन है। एल्केलाइन क्या होते हैं? एल्केलाइन एंड बेसिस में क्या डिफरेंस था? बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए, इन्हें बोला जाता है एल्केलाई मेटल्स। क्या बोला जाएगा? और इन्हें बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलते हैं। फर्स्ट क्या बना? एल्केलाइन मेटल। सेकेंड वाला एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम बात करें पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक पे आप जानते हैं कौन कौन आने वाला है? बैंगन, आलू, कैबेज, इन, थैला। तो इस वाली फैमिली को बोला गया बोरोन फैमिली। वही बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को बोला जाता है निकोजन्स। पी साइलेंट है। नाइट्रोजन फैमिली को बोला जाता है निकोजन्स, क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं, निकोजन्स। 16 वाली कौन सी थी? ओ साले शिट्टी। और 16 वाली ऑक्सीजन फैमिली है मेरे पास। ऑक्सीजन फैमिली है, जिसे क्या बोला जाता है? चाल्कोजेंस। क्या बोला जाता है? चाल्कोजेंस। 17 हेलोजन। आपने कई बार सुना होगा ये नाम, 10th में भी। हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो ये सभी क्या है मेरे लिए? हेलोजेंस। और लास्ट वाले नोबल गैसेस। लास्ट वाले नोबल। अगर आप एस ब्लॉक पे बात करें तो एस ब्लॉक में ग्रुप वन क्या कहलाता है? एल्केलाइन मेटल। सेकेंड वाला क्या कहलाता है? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और अगर यहां देखिए बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, दैट इज निकोजन्स। तो ये आपको याद रखना है कि निकोजन्स किसे बोला गया? नाइट्रोजन फैमिली। चाल्कोजेंस किसे बोला गया? ऑक्सीजन फैमिली को। और हेलोजन किसे बोला गया? आयोडीन फैमिली को। और लास्ट में हमारे पास नोबल गैसेस। यहां तक समझ में आ रहा है? देखिए, हेनरी मोजले और नील्स बोर इसीलिए एक रिजल्ट पे पहुंच गए क्योंकि उन्होंने किसको पकड़ लिया? एटॉमिक नंबर को। पहले वाले सभी किसको पकड़े बैठे थे? एटॉमिक मास। क्योंकि रिजल्ट लाने के लिए कई बार आउट ऑफ द बॉक्स भी जाना पड़ता है, तभी रिजल्ट आते हैं। ट्रेडिशनल वे में चलते रहे, कई बार रिजल्ट नहीं आते। अब आगे आए हम किस में? डी ब्लॉक। फिर हमारे पास आएगा एफ ब्लॉक। तो इसको हम याद भी कर लेते हैं पहले। आओ एक बार पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं और इसे मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो अब इस ब्लॉक को देखते हैं। ये कौन सा ब्लॉक था? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्यों बोला गया? क्योंकि जो हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं क्वांटम नंबर में, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो कौन से में आता है? एस में। तो एस ब्लॉक। ये वाला कंप्लीटली पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। डन। तो सुनिए, तो इसे मेमोराइज करने की क्या ट्रिक थी? पढ़िए जल्दी से। है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर। अच्छा, इधर आइए। बैंगन, बैंगन, आलू, कैबेज इन थैला। कार्बन सिस्टर इन जर्मनी सुनो प्रभु। नीरज सभी भाई। ओ साले शेट्टी तेरी पो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
हीना नीना, हीना नीना और करीना जैसी रवीना, हीना नीना और करीना जैसी रवीना, है जी। ये सारा फीमेल ग्रुप है, इसमें सारे नाम ही फीमेल के रखे हुए हैं, है ना। हीना नीना और करीना जैसी रवीना, पूरी फीमेल चाहिए वहां पे, तो इसलिए लड़कों को जल्दी याद हो जाते हैं। हाँ ये अब सर ये है जी हमारे पास डी ब्लॉक, इन्हें कैसे याद करते हैं? शक्ति विकर्मन, क्या शक्ति विकर्मन, क्या शक्ति विकर्मन फेको निकुजन, शक्ति विकर्मन फेको निकुजन, शक्ति विकर्मन, अरे शक्ति विकर्मन, शक्ति देखो, शक्ति विकर्मन फेको निकुजन, दैट इज शक्ति विकर्मन फेको निकुजन, शक्ति विकर्मन फेको निकुजन, अरे शक्ति विकर्मन फेको निकुजन, शक्ति विकर्मन फेको निकुजन। चले आगे आएंगे ये भी, जैसे स्टार्टिंग में ये नहीं आ रहे थे तो फर्स्ट टाइम तो दिक्कत होगी। शक्ति विकर्मन, आगे यारी जरा निभाना मौत तक, हेलो शायरी अंदाज, शायर, यारी जरा निभाना मौत तक, बाबू के साथ क्या, यारी जरा रुकावट राह में पड़े, रुकावट तो आग में कूद जा, यारी जरा निभाना रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। मतलब अगर आग में कूदने का मतलब यहाँ पे कि अगर कोई भी मुसीबत आती है तो आप उसके लिए रेडी रहें, आग में कूदना है तो कूद जाइए। शक्ति विकर्मन, अरे शक्ति विकर्मन, शक्ति विकर्मन, अरे शक्ति विकर्मन, शक्ति विकर्मन, अरे शक्ति विकर्मन, यारी जरा निभाना रुकावट राह में पड़े तो आग में, आग में, आग में। अगला ये ला, यहां से ला से शुरू करते हैं। ला हफ्ता, ला ला हफ्ता वसूले रे, डोन आदमी है कौन, ला, ला डोन है दुनिया में। अरे करेंगे उसको ठीक, करेक्ट करेंगे, बताता हूं कैसे है। ला, ला हफ्ता वसूले रे, अब दिखाओगे ना मूवीज में, पुरानी मूवीज में हफ्ता वसूलते थे भाई साहब। ला हफ्ता वसूले रे, उसकी इधर पिटाई, है ना। तो जैसे एक मान लो कि एक रेडी वाला है ना, अब वो आलू बेचता था, अब ला भाई साहब डोन आदमी, उससे हफ्ता वसूलता था। तो एक दिन अनित गया उसके पास, तो अनित ने कहा भाई क्या प्रॉब्लम होगी, तो उस रेडी वाले ने अपना गुणगान गाया, क्या बोला, उसकी इधर पिटाई आलूओं से होगी, क्योंकि आलू बेचता था अगला, आने जा तो आलू ही आलू मारूंगा भाई साहब। ला डन, ये घर पे बैठ के लिखोगे तो हो जाएगा। अब आते हैं यहां पे, तो थोड़ा देखो शायर का अंदाज देखो। ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, क्या
ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम्हें यहां बुला लो। ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम्हें यहां बुला लो। हम शायद मतलब आशिक लोगों ने लिखा है, नॉर्मल नहीं। आप कहीं और इसके न्यूमोनिक्स देखोगे तो वो इंग्लिश में भाई साहब अलग ही पोएम गा रखी है, फील नहीं आती है ना, आशिक नहीं जागता अंदर का। देख रहे हो क्या है, पढ़िए। ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद। अब सर ये गदगद दो बार क्यों? अरे ये इसका ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है, इसलिए गदगद, ये इंपॉर्टेंट है गदगद। दोबारा से, यूं तब दिल हुआ, इधर तुम्हें यहां बुला लूं। ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ला सीने पर नदियां, अरे ला सीने पर नदियां, यूं गदगद तब दिल हुआ, ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम्हें यहां बुला लूं। देखा, हंसते रहो मुस्कुराते रहिए, लेकिन न याद कर लीजिए। ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ला यूं गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम्हें यहां बुला लूं, इधर तुम्हें, घर मत बुलाना, फिर आपको बाका मम्मी पापा का पता ही है आपके, घर मत बुलाना, कहीं बाहर बुला लेना। दोबारा से, प्रेम की समाई, ला इधर तुम्हें यहां बुला लूं। भाई साहब ये इधर तो रह गया यार, ला सीने पर नदियां, ला सीने पर नदियां, इधर तुम्हें यहां बुला लूं, इधर तुम्हें, इधर तुम्हें। हाँ ये गदगद को थोड़ा संभाल के ना, जब जब गदगद दिल हुआ तो फिर तुम बुलाओगे, और जिस दिन मम्मी पापा को पता चला उस दिन तुम्हारा गदगद होगा फिर। हाँ प्रेम की नदियां नहीं बहती फिर, सही बात है, फिर खून आया, खून, हीमोग्लोबिन निकलेंगे बहुत सारे। ये वाला पढ़िए ध्यान से, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाओ, आग में कूद जाओ, जाओ नहीं जाओ, रिस्पेक्ट नहीं देते इतनी कि आप कूद जाओ प्लीज, ऐसे नहीं, कूद जा, क्योंकि यारी है ना, तो उसमें तो जा ही ठीक है, जाओ तो फिर ज्यादा रिस्पेक्ट हो जाएगी। आगे, ला हफ्ता वसूले रे, उसकी इधर पिटाई आलुओं से होगी, उसकी इधर पिटाई। ये भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये भी याद कर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ला यूं गद गद तब दिल हुआ, इधर तुम्हें यहां बुला लूं। कैसे, इधर तुम्हें यहां बुला लूं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो टोटल देखिए, जो ये चीज होती है, देखिए 1 2, ये कहलाते हैं पीरियड, ये कहलाते हैं,
वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं ग्रुप्स, ये पीरियड्स और ये कहलाते हैं ग्रुप्स। तो देखिए लिथियम और सोडियम, लिथियम और एक पीरियड के एलिमेंट है या एक ग्रुप के? लिथियम और बेरिलियम एक पीरियड के एलिमेंट। क्यों? ग्रुप सेकंड है ना, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। नहीं, एस ब्लॉक है वो, ग्रुप नहीं है। ब्लॉक सेम है, ग्रुप अलग अलग है। जैसे अगर मैं आपको कहूं स्कैंडियम और ये टाइटेनियम, ये आपस में सेम पीरियड में है, पीरियड सेम रहता है। कैसे मेमोराइज किया जा सकता है? इसे लिख लिख के देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे, और अगर आपको ये याद हो गए फिर तो आप जीत गए गेम। चलें वापस से चलें अपने वाले पे। ला सीने पर नदियां, ला सीने पर नदियां, यूं गद गद तब दिल हुआ, इधर तुम्हें यहां बुला लूं क्या, इधर तुम्हें यहां बुला लूं क्या। एक तो यार शायरी भी नहीं है। आशिक जगाओ अपने अंदर का, प्यार इससे करना। हाँ कि घर जाएगा उस सर ने कहा था आशिक जगाओ, हमने जगा लिया। इधर देखिए, अब है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अबव 100। अब अबव 100 के लिए हमारी आजकल तो नाम लिख दिए गए हैं, देखिए आजकल तो नाम हो गए हैं उनके, लेकिन एनसीईआरटी हमारे पुराने जमाने की है तो वो नोमेनक्लेचर फॉलो करती है। तो नोमेनक्लेचर के लिए कुछ नंबर है, जैसे 0 को बोला जाता है निल। क्या बोला जाता है? निल। 1 को अन, 2 को बाई, 3 को, 4 को, 5 को, हेक्स को, 7 को, 8, 9। डन। तो इसका नाम देखो, 101। 1 को क्या बोला जाता था? अन। 0 को निल, 1 को अन। देखो क्या बना? अन निल अन। क्या बना? अन निल, पीछे ईयम लगा दो, अन निल अन ईयम। अच्छा 102 को देखो क्या बनेगा? अन निल बाइयम, अन निल ट्राइयम, अन निल क्वाडियम, अन निल पेंटियम, अन निल हेक्सियम, अन निल सेप्टियम, अन निल इनियम। 110 अन नीलियम, अन नीलियम। 111 अन अनियम। क्या बना नाम? अन अनियम। 112 अन बाइयम, अन ट्राइयम, अन क्वाडियम, अन पेंटियम, अन हेक्सियम, अन सेप्टियम, अन ऑक्टियम। तो 100 के बाद नाम ऐसे करते हैं भाई साहब, है ना मस्त। आप पंडित जी जैसे मंत्र पढ़ते हैं, अनन नीलियम, अनन बाह्यम, अनन ट्राइयम, अनन क्वाडियम, अनन पेंडियम, अनन हेक्सियम, अनन सेप्टियम स्वाहा, अनन ऑक्टियम, अनन नियम, अनन नीलियम, अनन नीनियम, अनन बाह्यम, अनन ट्राइयम। ऐसी है ना, ये पंडित जी ने लिखे, लग रहा कोई उसने अपने मंत्र मारे बीच में। तो आप भी मार लो, पढ़िए जरा। हाँ सबसे बढ़िया तो मेरे को ये लगता है 111। क्या नाम है? अनन अनियम, अनियम। कर लोगे? आसान है जी। ला सीने पर नदियां, अरे ला सीने पर नदियां, यूं गद गद तब दिल हुआ, यूं गद गद
इधर तुम्हें ऐसे करा था नितिन एक बारी, सेक्टर 7 मार्केट में खड़े थे भाई साहब, किसी को देखा तो सीने पर नदियां प्रेम की समा गई, दिल भी गदगद हो गया, बुला भी लिया कि सुनते हो जरा आना, तो फिर उसने इसको बताना, फिर पूछो कैसे बताया उसने, खून निकल गया, ये रहा निशान भी है। तभी गिरा क्या आज? ओह माय गॉड। आइए अब हो, चलिए देखिए, आप यहां तक इसे कंप्लीट कीजिए और इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे की बात को डिस्कस करेंगे। आपका आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क क्या रहेगा? आज का इंपॉर्टेंट आपका रहेगा कि आप पीरियोडिक टेबल कंप्लीटली मेमोराइज कर लीजिए, जितना करवाया है उसके जो न्यूमोनिक्स हैं उसे मेमोराइज कर लीजिए। और साथ में सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? डोबरनियर। डोबरनियर के बाद आया न्यूलैंड, न्यूलैंड के बाद आया लोथरमेयर। लोथरमेयर ने बनाए थे ग्राफ, ग्राफ बनाए थे एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आपने देखा था आए थे मेंडलीव, मेंडलीव ने काम किया। और उसके बाद आए हमारे हेनरी मोजले एंड नील्स बोहर, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको देते हैं। इसे प्लीज मेमोराइज कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और जहां पर हम इसके और जो नेक्स्ट इसके पीरियोडिक टेबल के राज हैं कुछ, उन्हें एक्सप्लोर करेंगे और चलते हैं फिर आगे। ओके, थैंक यू।